आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीमन कंप्लीट एनालिसिस की जो रिपोर्ट होती है उसको किस तरह से रीड कर सकते हैं। डॉक्टर इस टेस्ट को सीमन कंप्लीट एग्जामिनेशन भी लिखते हैं और इसके अलावा हस्बैंड सीमन एनालिसिस भी लिखते हैं। इस रिपोर्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास है वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी। तो हमारे पास जो नॉर्मल इसकी वैल्यूज होती हैं वो 1 ml से लेके 6.5 ml पर इजैकुलेशन जो होती है वो इसकी नॉर्मल क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी जो है वो 1 ml से कम या फिर 6.5 ml से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये एबनॉर्मल है और इसके एबनॉर्मल होने की वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सेकेंड वन हमारे पास है लिक्विफिकेशन टाइम। तो इसका जो नॉर्मल टाइम होता है वो होता है 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे के अंदर इस सीमन को लिक्विफाई हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम लेता है लिक्विफाई होने के लिए या 1 घंटे के बाद भी लिक्विफाई नहीं होता तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट के सीमन में कोई ना कोई इन्फेक्शन है और जो कि इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है इसका लिक्विफाई ना होना। और अपीयरेंस की बात करें तो वो ग्रेइश वाइट होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन, यानी कि केमिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास रिएक्शन यानी कि पीएच जो है वो आ जाती है। तो नॉर्मल पीएच जो होती है वो 7.1 से लेके 8 तक नॉर्मल होती है। लेकिन अगर इसकी पीएच जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, यानी कि 7.1 से कम है या फिर 8 से ज़्यादा है, तो उसमें ये होगा कि इसकी जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनके मूवमेंट पे असर पड़ेगा, यानी कि वो मूव अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उससे ये होगा कि वो फीमेल में एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से फीमेल को प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं हो सकेगी। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के, जो कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले जो देखते हैं वो देखते हैं स्पर्म काउंट, यानी कि स्पर्म जो है उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो उनकी क्वांटिटी जो होती है नॉर्मल वो 20 से 150 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो पर ml में वो नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि अगर आप की रिपोर्ट में, जैसे इस पेशेंट की रिपोर्ट में 122.5 मिलियंस हैं, ये एक अच्छा स्पर्म काउंट है। लेकिन अगर इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 20 से कम है, यानी कि 20 मिलियन से कम है, तो उसका जो असर होता है वो ये पड़ता है कि इसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है पेशेंट में। लेकिन इसके स्पर्म काउंट के लो होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि जो पेशेंट है वो बाप नहीं बन सकता या इस तरह का कुछ ना। तो इसमें ये होता है कि मेडिसिन लेने से इसका जो स्पर्म काउंट है वो मतलब एक हद तक बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो जाती है। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो है स्पर्म मोर्टेलिटी। अब इसमें ये होता है कि कुछ स्पर्म जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, कुछ स्लगिश होते हैं, कुछ इमोटाइल होते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्टिव, स्लगिश और इमोटाइल होते क्या हैं। एक्टिव स्पर्म्स वो होते हैं कि जो इजीली एग में पेनिट्रेट कर सकते हैं और जिनसे प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो सकती है। जबकि स्लगिश जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो ज़िंदा तो होते हैं, वो मतलब मूव तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होती या वो इतने एक्टिव नहीं होते, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो एग के अंदर पेनिट्रेट कर सकें। और जो इमोटाइल होते हैं वो बिल्कुल डेड होते हैं, जो कि डेड मतलब मर चुके हुए होते हैं। तो उन स्पर्म सेल्स को इमोटाइल स्पर्म्स बोला जाता है। अब अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो वो 60% जो है वो एक्टिव होने चाहिए। लेकिन अगर 60% से कम एक्टिव हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं हो सकती। तो इसमें ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यह है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन अगर 10% है एक्टिव, 15% है एक्टिव, तो उससे ये होता है कि मेडिसिन ली जाती है। मेडिसिन के बाद जो है वो एक्टिव जो है सेल वो बढ़ जाते हैं, यानी कि वो 60-70% तक हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है मॉर्फोलॉजी का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ये होता है कि ये देखा जाता है कि जो स्पर्म सेल्स हैं उनके जो हेड है वो सिंगल होना चाहिए, मतलब डबल हेड नहीं होना चाहिए, 2 टेल्स नहीं होनी चाहिए या फिर शॉर्ट टेल नहीं होनी चाहिए, तो या फिर राउंड जो उसका हेड है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की ये जो मॉर्फोलॉजी है वो इसमें देखी जाती है। अब अगर हम इस मॉर्फोलॉजी की नॉर्मल रेंज की बात करें तो एट लीस्ट 70% जो होते हैं स्पर्म वो नॉर्मल शेप में होने चाहिए, यानी कि उनका स्ट्रक्चर और जो शेप है वो 70% स्पर्म सेल्स ऐसे होने चाहिए कि जो अपने ओरिजिनल शेप में हो, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में हो, यानी कि उनके डबल हेड ना हो, डबल टेल ना हो। तो इस तरह से, क्योंकि ऐसे स्पर्म सेल्स में एबिलिटी नहीं होती एग के अंदर पेनिट्रेट करने की। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में नोट की जाती है वो होती है
इसमें WBCs के WBCs कितने हैं, 2 से 3 जो WBCs होते हैं वो नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर RBCs आ रहे हों, बैक्टीरियाज हों, ट्राइकोमोनास वगैरह देखने को मिले तो वो जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं। मतलब उसको के रिमार्क्स में हम अलग से लिख के दे देते हैं कि हाँ भाई इस पेशेंट में बैक्टीरिया वगैरह नज़र आ रहे हैं। और अगर किसी पेशेंट के बैक्टीरिया आ रहे हों तो उसका फिर सीमन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट जो है नॉर्मली वो 3 डेज़ के बाद मिल जाती है। तो उसमें ये कंफर्म पता चल जाता है कि हाँ इसको बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है या नहीं है पेशेंट को। अब ये तो बात हो गई कि जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे वहाँ पे हमें सेल्स कैसे दिखने चाहिए। लेकिन अगर किसी पेशेंट के हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सेल्स जो हैं यानी कि स्पर्म सेल्स जो हैं वो दिखते ही नहीं हैं, वो नज़र ही नहीं आते, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एजोस्पर्मिया है। एजोस्पर्मिया उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें पेशेंट के सीमन में स्पर्म सेल्स नहीं होते और वो जो पेशेंट है वो कभी फादर बनने के काबिल नहीं होता। इसके अलावा एक और कंडीशन देखी जाती है, वो होती है हिमेटोस्पर्मिया। हिमेटो मतलब यानी कि सीमन में ब्लड आना। अगर हमें सीमन में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें RBCs नज़र आ रहे हों तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हिमेटोस्पर्मिया। तो इसको भी हम रिपोर्ट करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम सीमन की रिपोर्ट को किस तरह से रीड कर सकते हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।